इस मामले में जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उस इमाम साहब ने रईस अहमद के बारे में कुछ जानकारी जुटा ली थी और वो उसे पुलिस तक पहुंचाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब ये बात सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंची तो उनकी नजरें उस गांव के आसपास के इलाकों पर टिक गईं। कई महीनों की निगरानी और इंटेलिजेंस जुटाने के बाद पता चला कि रईस अहमद राजस्थान के किसी इलाके में छिपा हुआ है और वो आने वाले कुछ ही हफ्तों में बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपनी पहचान बदल बदल कर रहता था। कभी वो एक किसान के भेष में होता था तो कभी एक मजदूर के भेष में। उसकी बोली भी इतनी स्थानीय हो गई थी कि कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं सकता था। तब तक सुरक्षा एजेंसीज ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क करना शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात करते और उन्हें समझाते कि अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखे तो वो तुरंत सूचना दें। ये काम बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि असल में क्या हो रहा है। इसी दौरान एक आम आदमी सामने आता है। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल उसी इलाके में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उसकी दुकान एक बस स्टैंड के पास थी जहां से लोग अलग अलग शहरों के लिए बसें पकड़ते थे। श्यामलाल को रोज सैकड़ों चेहरे दिखते थे, लेकिन एक शख्स ने उसका ध्यान खींचा। वो शख्स बार बार उसी बस स्टैंड पर आता था और कभी किसी से बात करता तो कभी किसी से। वो किसी भी बस में नहीं बैठता था, बस स्टैंड पर घूमता रहता था और फिर चला जाता था। श्यामलाल को ये बात अजीब लगी। उसने उस शख्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने देखा कि वो शख्स अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालता है और उस पर कुछ लिखकर एक पेड़ के नीचे छुपा देता है। श्यामलाल ने जब वो कागज निकाल कर देखा तो उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वो किसी कोड में लिखा था जिसे वो समझ नहीं पाया। लेकिन उसे यकीन हो गया था कि ये शख्स कोई साधारण नहीं है। श्यामलाल ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार से संपर्क किया जो राजस्थान पुलिस में तैनात था। उसने उसे पूरी बात बताई और वो कागज भी दे दिया। जब पुलिस ने उस कागज को अपने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो पता चला कि ये कोड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक स्टैंडर्ड कोड था। इसका मतलब साफ था कि ये शख्स किसी बड़े खेल का हिस्सा था। अब पुलिस ने उस शख्स का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रईस अहमद ही था। लेकिन वो इतना चालाक था कि पुलिस को चकमा दे देता था। हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती वो गायब हो जाता। उसने अपने रहने के कई ठिकाने बना रखे थे और वो हर कुछ दिनों में अपनी जगह बदल लेता था। उसे पकड़ना एक चुनौती बन गया था। तब तक सुरक्षा एजेंसीज ने एक और प्लान बनाया। उन्हें पता था कि रईस अहमद अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उससे बात करने के लिए वो हर हफ्ते एक बार पाकिस्तान में अपने किसी करीबी से फोन पर बात करता था। उन्होंने उसके फोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें उसकी लोकेशन का अंदाजा लग गया। वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के आसपास कहीं छिपा हुआ था। अब उसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही सावधानी से प्लान बनाया गया। उन्हें पता था कि रईस अहमद के पास हथियार हैं और वो अगर पकड़ा जाए तो कोई भी हरकत कर सकता है। इसलिए उसे तब पकड़ने का फैसला किया गया जब वो कम से कम सतर्क हो, और वो समय था रात का। उस रात रईस अहमद को पता चल गया था कि पुलिस उसके करीब है। उसने तुरंत अपना बैकपैक पैक किया और वहां से भागने लगा। वो जानता था कि अगर वो एक बार पकड़ा गया तो उसकी मौत तय है, इसलिए वो पूरी ताकत से भाग रहा था। उसने अपने सारे नक्शे, सबूत और लैपटॉप अपने पास रखे थे ताकि कहीं वो सबूत न छूट जाए। वो बाड़मेर के खेतों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ उस खंडहर तक पहुंच गया जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। वहां पहुंचकर उसने अपने लैपटॉप से आखिरी बार अपने कमांडर को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। वो समझ गया था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है। उसने हथियार नहीं उठाया क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक भी गोली चलाई तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। वो चाहता था कि वो जिंदा पकड़ा जाए क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि किसी तरह वो बच निकलेगा। लेकिन उसकी ये उम्मीद झूठी निकली। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो राजस्थान के 3 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था। पहला निशाना था अजमेर शरीफ दरगाह, दूसरा निशाना था जयपुर के एक बड़े शॉपिंग मॉल का और तीसरा निशाना था जोधपुर के सैनिक स्कूल का। उसने बताया कि ये तीनों हमले इस तरह से किए जाने थे कि कोई भी उन्हें आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता। हर हमले के लिए अलग अलग लोग थे, अलग अलग हथियार थे और अलग अलग प्लान थे। लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद उसके साथी भी डर गए और वो अपने अपने ठिकानों से भागने लगे। सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया और इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। रईस अहमद को आज भी एक सीक्रेट जेल में रखा गया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और श्यामलाल, वो आज भी अपनी उसी चाय की दुकान पर चाय बेचता है। उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी ने उसका नाम अखबारों में नहीं छापा, लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जिसने हजारों लोगों की जान बचाई। उसने सिर्फ अपनी चाय की दुकान पर बैठकर एक संदिग्ध इंसान पर नजर रखी, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी मदद के। कुछ जंग बंदूक से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग एक कप चाय के साथ लड़ी जाती है।